कल हमने जो डिस्कशन किया था, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया था, वो हमने किया था बाय वन गेट वन ऑफ़र, फ्री ऑफ़र, और साथ में हमने डिस्कशन किया था ये डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफ़र्स। और आज हम आपके साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम आज आपके साथ सेक्शन 17 को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सेक्शन 17 को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन 17 के अंदर ये बताते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ICAI-CM में पेपर 7B, इस स्टडी को हम पढ़ रहे हैं। तो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 150 के ऊपर है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर हम बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर साइड में एक अच्छा सा डायग्राम इन्होंने बनाकर दिया है, उस डायग्राम को भी डिस्कशन कर लेंगे। आज मैं आपको रूल 42 तक पढ़ाऊँगा, लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एज टू वेदर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। देखिए, हम जो इसका कनेक्शन कहाँ से आता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम यूज़ करते हैं उसको सेट ऑफ करते हैं अपनी सेल्स के ऊपर, जो हमारी टैक्सेबिलिटी बनती है उसके साथ हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब सेल के ऊपर जो टैक्स बनता है वो तो हमारा क्लियर टैक्स बनता है, वो हम GSTR 1 में उसको एडवांस में ही डिक्लेयर कर देते हैं। GSTR 1 फाइल करने की जो लास्ट डेट्स होती हैं हमारी, वो 11 तारीख इन केस ऑफ मंथली एंड 13 तारीख इन केस ऑफ 5 करोड़ से जो नीचे के डीलर होते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से होती है। तो GSTR 1 के अंदर तो हम टैक्स का डिक्लेरेशन कर देते हैं। अब बात आती है ITC की। ITC का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करें। जो GST के रजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो कई तरीके की सप्लाई करने में इन्वॉल्व होते हैं, या उनके पास कई तरीके से इनपुट आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, ITC जो उनके पास आता है, ITC बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ इनपुट, उनके पास एक तो टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई हम उसको बोलते हैं जब हमने एक्सपोर्ट किया होता है। तो ITC को जो हम ITC बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ इनपुट टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ करते हैं उस ITC को, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई में यूज़ करते हैं, तो हमें ITC अवेलेबल रहता है। सेकंड, ये 3 आइटम इन्होंने लिखी हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड निल रेटेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होती हैं जो सप्लाई GST के परव्यू से बाहर होती हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसके ऊपर GST के अंदर टैक्स नहीं लगता है। और निल रेटेड सप्लाई जिसके ऊपर GST में अभी टैक्स निल रेट का रखा गया है। बड़ा सुंदर सा कंपैरिजन हमें मिला था इसका पेज नंबर 95 पर। आप अपने इस डायग्राम के पास नोट कर सकते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, ये सभी सप्लाईज किस तरीके की हैं, और वहाँ जाकर इसकी दोबारा से एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो हमें सेल के ऊपर जो टैक्स होता है उसके ऊपर तो हम टैक्स GST का पेमेंट करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल तरीके की हम बाइंग करते हैं, गुड्स की और सर्विसेज की बाइंग करते हैं मल्टीपल तरीके की। तो उसको हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम अपनी आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर पाए। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर द बिजनेस एंड गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस।
मतलब कि इस तरीके के हम गुड्स या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें से पार्टली तो हम बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और पार्टली किसी दूसरे पर्पस के लिए हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इसलिए हमें बिज़नेस को ही डिस्कस करना है और उसके कनेक्शन में हमने जितना उस इनपुट का यूटिलाइज़ किया है, बिज़नेस के कनेक्शन में यूटिलाइज़ किया है, तो उतना ही आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेटली हम आईटीसी क्लेम करेंगे। वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड by the registered person partly for purpose of any business and partly for other purpose। मतलब कि पार्टली तो उसने एक कॉमन इनपुट ले लिया, उस इनपुट से मल्टीपल बिजनेस के अंदर उसको इस्तेमाल किया है और पार्टली फॉर अदर पर्पस। तो हम जिस बिज़नेस की जीएसटी की कंप्यूटेशन कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस इनपुट गुड्स या सर्विस का अनुपातिक या प्रोपोर्शनेटली उतना ही आईटीसी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे जितना हमने उस बिज़नेस के लिए यूटिलाइज किया है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द आईटीसी एज इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पज़ ऑफ हिज बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, जितना हमने कॉमन इनपुट लिया है या आईटीसी लिया है, जितना हमने उस बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ किया है उतना ही एट्रीब्यूटेबल हम आईटीसी क्लेम करेंगे, उससे ज़्यादा आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर टू ये बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। यदि जो कॉमन इनपुट आप यूटिलाइज कर रहे हैं उससे पार्टली तो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और पार्टली आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो इनपुट गुड्स का है और सर्विस का है। उस इनपुट का यूटिलाइज़ करने के बाद जो आप अपना फाइनल आउटपुट दे रहे हैं वो आउटपुट दो तरीके से मर्ज हो सकता है। कुछ तो उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं आप और कुछ आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना इसको, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies। मतलब कि हम उतना ही आईटीसी का इस्तेमाल करेंगे जितना आईटीसी टैक्सेबल सप्लाई को बनाने में हमने कंज्यूम किया है। इसकी हम एक कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन करने का ये तरीका भी हमको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वैसे हम प्रोपोर्शनेटली या आनुपातिक रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। और टैक्सेबल सप्लाईज़ के अंदर इन्होंने हमें पहले भी बताया है कि हम जीरो रेटेड सप्लाईज़ को भी कवर करते हैं, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई वो होती हैं जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ज़ीरो रेट ऑफ टैक्स डिक्लेयर किया गया है। टैक्स पॉइंट, ये दो पॉइंट हमने कर लिए। हम ICAICM में पेपर 7B पेज नंबर 150 अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाना है, बंटवारा कैसे होगा और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। यदि आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कॉस्टिंग के अंदर भी एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट आता है। तो एलोकेशन जो हम करते हैं वो तो डायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है कि किसी एक खर्चे से या किसी एक आइटम से वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है, लेकिन अपोर्शनमेंट किसी एक इक्विटेबल ग्राउंड पर किया जाता है। वो इक्विटेबल ग्राउंड हमारा फ्लोर एरिया हो सकता है, बिजली के पॉइंट हो सकते हैं, रेवेन्यू का हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू इत्यादि। कोई भी हम उस ग्राउंड को जो हमें उचित लगता है और हमारी बुक के अकॉर्डिंगली होता है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बंटवारा करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बंटवारा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई हो सकती है, जीरो रेटेड सप्लाई हो सकती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो सकती है,
एग्जम्प्ट सप्लाई हो सकती है या फिर नील रेटेड सप्लाई हो सकती है। तो टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई इनके केस में आईटीसी अवेलेबल रहेगा, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, इन सब के केस में आईटीसी नॉट अवेलेबल रहेगा। टैक्स ये हमें बताना चाहते हैं टैक्स पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, एंड शैल इंक्लूड supplies on which the recipient is liable to pay tax on RCM basis, transaction in secured RCM basis, इतना करेंगे इसको। It is to be noted that the value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3, यानी कि Schedule 3 में क्या आता है, exempt goods और services आता है, एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5। इसको एक बार और पढ़ देता हूँ। द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एग्जम्प्ट सप्लाई सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उसको स्केड्यूल 3 में प्रेस्क्राइब किया गया है कि एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है, किस तरीके से होती हैं, और एग्जम्प्ट की पूरी उसकी गुड्स क्या हैं, सर्विस क्या है, पूरी एक लिस्ट दे रखी है इन्होंने, जिस लिस्ट को हम अच्छे से करके आए हैं। सप्लाई वाला जब हमने चैप्टर किया है उसके अंदर पूरी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था उसके ऊपर। तो आइए अब हम इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 38 कर लेते हैं। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, और मिस्टर अखिल रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। क्या कहते हैं ये, आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई दैट इज़ 2 लाख, टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई उस पर है 10 लाख, एक्सपोर्ट जो है जीरो, एक्सपोर्ट को बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, वो है 5 लाख। एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं इसकी 3 लाख, एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच ही इज़ लायबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस दैट इज़ इक्वल टू 2 लाख। इन केस कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, इन दिस केस कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू मिस्टर अखिल आर एज अंडर। कैसे हैं ये टैक्स, इसका जो सॉल्यूशन है आईटीसी के लिए हम कंप्यूटेशन करेंगे तो वो कैसे निकल कर के आएगा। पहले बताते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई वो है 10 लाख की। फिर बताते हैं कि एक्सपोर्ट किया है इन्होंने जीरो रेटेड सप्लाई का 5 लाख रुपए का। उसके बाद आती हैं इनकी एग्जम्प्ट सप्लाईज 3 लाख रुपए की, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच ही इज़ लायबल टू पे आरसीएम 2 लाख रुपए का। तो 10 लाख 5 15 लाख 3 18 2 20 लाख रुपए की इनकी टोटल सप्लाई हो गई। टोटल सप्लाई ऑफ इज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो टोटल सप्लाई आउट ऑफ दिस टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख रुपए की सप्लाई के ऊपर जो टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई 10 लाख और 5 लाख रुपए की जीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल वैल्यू निकल कर के आता है 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपीज़ ये बोलते हैं आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई दैट इज़ अवेलेबल 2 लाख रुपीज़। तो आईटीसी अवेलेबल इसने कैलकुलेट करके हमको प्रोपोर्शनेटली निकाल करके दिया है सी इंटू बी ऑब्लिक ए। तो सी हो गया टोटल आईटीसी जो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए का है, इसको ऊपर रखा इंटू बी, तो 2 लाख रुपए को टैक्सेबल जो वैल्यू है 15 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 15 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो प्रोपोर्शनेटली इसने कैलकुलेट कर दिया। और इस 15 लाख रुपए की इस टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर हमारा जो आईटीसी हम क्लेम करेंगे वो 1.5 लाख रुपए का क्लेम करेंगे। बैलेंस 50,000 का हम क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वो इसके साथ एट्रीब्यूटेबल नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारा रूल 42। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ठीक से कर लेना। रूल 42, इसके अंदर हमको इसका जो हेडिंग करके इन्होंने दिया है, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ। मतलब कि हमारी जो सप्लाईज होती हैं उसके ऊपर तो हम टैक्स ठीक से निकाल लेते हैं, जो जीएसटी पेबल है। अब उसके अंदर उसका सेल्स मिक्स जो है हमारा कई तरीके का हो सकता है। हमारी टैक्सेबल सप्लाई भी हो सकती है, जीरो रेटेड सप्लाई भी हो सकती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी हो सकती है, निल रेटेड सप्लाई भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 ये 5 तरह की सप्लाईज हमारी हो सकती हैं। लेफ़्ट हैंड पे पेज नंबर 150 के ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है। इसको एक बार और कर देता हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई होती है या जीरो रेटेड सप्लाई होती है, उसके ऊपर हमको आईटीसी पूरा मिलता है, और इसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई या निल रेटेड सप्लाई, उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि जो हम कॉमन इनपुट अवेल करते हैं, उस कॉमन इनपुट को हमें जो आउटपुट होता है उसमें प्रोपोर्शनेटली किस कैलकुलेट करना होता है, और ये कैलकुलेट करने का एक तरीका हमको बताया भी गया है रूल 42 के अंदर। यहाँ मैं इसको करा देता हूँ। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज being partly used for the business for the purpose of business and partly for other purpose। जो पार्टली ये लिखते हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, जो इनपुट है, जो हमने इनपुट के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, जो सर्विसेज परचेज़ किए हैं, वो फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज़। तो हम बिज़नेस का जो हिस्सा है, शेयर है, वो निकाल लेंगे और उसको आईटीसी में क्लेम कर लेंगे। जो अदर पर्पज़ के लिए हमने लिया है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। और पार्टली यूज्ड फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, और लगा दिया इन्होंने वर्ड। और जो हमने इनपुट लिया है, पार्टली यूज्ड फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब कि जो हमने इनपुट लिया है, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उसको हमने टैक्सेबल सप्लाई के रूप में या जीरो रेटेड सप्लाई के रूप में यदि कंज्यूम किया है, तो हम किस तरीके से उसको बंटवारा करेंगे, उस बंटवारा करने का इन्होंने एक तरीका हमको बताना चाहा है, जिसको कहते हैं रूल 42। इसको मेरे साथ करते रहेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से लेकर चलेंगे, वरना अधिकतर ये थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है। इसमें स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए के अंदर ये लिखते हैं द टोटल आईटीसी इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन द टैक्स पीरियड इज़ डिनोटेड एज टी। जो टोटल आईटीसी है हमारे पास, उस टोटल आईटीसी को इसने बोल दिया कि हम टी मान लेंगे। बी नंबर पॉइंट है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आईटीसी आउट ऑफ टी, जो ऊपर हमने टी प्रेज्यूम किया है, एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस। मतलब कि हमने जो इनपुट लिया है या इनपुट सर्विसेज ली हैं, और उसके ऊपर जो आईटीसी है, वो आईटीसी हमने कंज्यूम किया है अदर देन बिजनेस। अगर हम बिज़नेस के लिए कंज्यूम करेंगे तो हमें आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन हमने उस आईटीसी को कंज्यूम किया है अदर देन बिजनेस, तो हम उसको अपनी आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी में से सेट ऑफ नहीं करेंगे। यानी कि हम ये समझें कि वो आईटीसी हमको क्लेम नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं खाली बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि यदि हमने कोई इनपुट इस तरीके का लिया है जो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए कंज्यूम हुआ है, इनपुट हो सकता है या इनपुट सर्विसेज हो सकती हैं, और हमने उसको कंज्यूम करके एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनाई हैं
और उसको सप्लाई किया है, उसको हम T2 डिनोट करेंगे। डी नंबर पॉइंट है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 उसके अंदर सारा ब्लॉक क्रेडिट बनाया गया है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि उस 17(5) में जितना भी आईटीसी बोला गया है या जो भी पॉइंट्स या जो भी आइटम्स हम बाय करते हैं उन आइटम्स का आईटीसी ब्लॉक होता है। उस आईटीसी को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको इन्होंने T3 बोला है। तो एक बार कर लेते हैं, टोटल आईटीसी को इन्होंने T बोला है, जो आईटीसी अदर देन बिजनेस है उसको इन्होंने T1 बोला है, वो आईटीसी जो एग्जम्प्ट सप्लाईज में हमने कंज्यूम किया है उसको इन्होंने T2 बताया है। 17(5) का जो ब्लॉक क्रेडिट है उसको इन्होंने T3 बताया है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब हम जीएसटीएन पोर्टल पर जाते हैं तो हम वहाँ पर हमारा कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दो होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर जब जाते हैं वहाँ पर जो हमारा आईटीसी दिखता है, द अमाउंट ऑफ आईटीसी credited to the electronic credit ledger of the registered person be denoted as C1। और C1 की जो कैलकुलेशन है वो इन्होंने समझाई है कैसे होती है। C1 इजकल टू टोटल आईटीसी माइनस T1 तो वो आईटीसी हो गया जो अदर देन बिजनेस है, प्लस T2 वो हो गया जो एग्जम्प्ट सप्लाईज के ऊपर है, प्लस T3 ब्लॉक क्रेडिट। तो T1 T2 T3 इन तीनों को जोड़ लेंगे और उसको टोटल लगा करके उन इन्वॉइसेस को, उन बिलों को हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे और उसको टोटल लगा करके टोटल इनपुट जो इन्वॉल्व है उस टोटल इनपुट में से माइनस कर देंगे। तो T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 तो हमारा C1 की फिगर निकल के आएगी। और C1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, C1 इज इक्वल टू ECL क्रेडिट लेजर। The amount of ITC attributable to input and input services intended to be used exclusively for effecting supplies। अब इस तरीके को करने के बाद C1 हमारा निकल कर के T4 निकल कर के बारे में बताते हैं कि F नंबर पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ ITC attributable to input and input services intended to be used exclusively for effecting supplies। इसका मतलब हो गया कि ऐसा आईटीसी जो इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कंज्यूम किया गया है उसको हम T4 कहते हैं। अभी इन्होंने पॉइंट नंबर E के अंदर हमको C1 कैलकुलेट करना बताया था। C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हमारा C1 कैलकुलेट हो गया, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। और इसके बाद आ गया T4, वो भी इन्होंने बता दिया। अब G नंबर पॉइंट आता है, तो G नंबर पॉइंट में कहते हैं T1 T2 T3 एंड T4 शैल बी डिटरमाइंड एंड डिक्लेयर्ड। हम डिटरमाइन करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे या पहचान करेंगे, एंड डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एट द इनवॉइस लेवल इन द फॉर्म GSTR2। देखिए GSTR2 हम लोगों को कभी फाइल नहीं करना होता, लेकिन एक GSTR2 नाम की हमारा एक डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे हम GSTR1 बनाते हैं और GSTN पोर्टल पर उसको अपलोड करते हैं, ठीक इसी तरीके से एक GSTR2 होता है। तो उसके अंदर हम उसको शो करा लेंगे, क्योंकि हमें तैयार तो उसको करना ही पड़ता है। अगर हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो भी, अदरवाइज़ कहीं बिजनेस सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यदि एंट्री कर रहे हैं तो भी, एंड एट समरी लेवल इन द फॉर्म GSTR3B। GSTR3B के अंदर हम जो अपनी ITC क्लेम करते हैं वो समरी रिटर्न होती है। मल्टीपल टाइम मैं आपको बताता आया हूँ। उसके ऊपर लिखा होता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, और उसके ऊपर IGST CGST और SGST। उसके अंदर से हमारी वो लायबिलिटी हो जाती हैं। नीचे आता है कि ITC एलिजिबल, तो वो ITC एलिजिबल जो हम नीचे शो करेंगे टैक्स की, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के अंदर से
आईटीसी को जो हम माइनस करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे T1, T2, T3 एंड T4। वो कब करेंगे? जब करते हैं जब हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो मिक्स तरीके की सप्लाईज़ हैं मिक्स तरीके की सप्लाईज़ हैं, और जो हमारी परचेजिंग है, जो हमारा आईटीसी है, वो हमने कुछ तो उन सप्लाईज़ में इस्तेमाल किया है, कुछ किसी दूसरे बिज़नेस में इस्तेमाल किया है, कुछ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है। तो मतलब आईटीसी जो है, जो हमारे पास परचेज़ का बिल है, वो एक्सक्लूसिवली हमारी सेल्स के लिए कंज्यूम ना हो करके अदर पर्पज़ के लिए भी कंज्यूम हुआ है, और हमारी सेल के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई इंक्लूड हैं। उस केस में हमें आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना है, एलोकेशन नहीं करना है, अपोर्शनमेंट करना है। तो ये अपोर्शनमेंट करने का एक तरीका इन्होंने बताया है। H नंबर पॉइंट आता है, उसमें ये कहते हैं आईटीसी लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी अंडर क्लॉज F shall be called common credit be denoted as C2। C1 हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब ये कह रहे हैं कि कॉमन क्रेडिट निकल के आता है जिसको हम C2 बोलते हैं, क्योंकि हमने इस ब्लॉक क्रेडिट भी निकाल दिया, अदर देन बिजनेस भी निकाल दिया, पर्सनल यूज़ का भी निकाल दिया, एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ का भी निकाल दिया, T1, T2, T3, T4 की तरह से सब निकाल दिए। C1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास खाली कॉमन क्रेडिट रह जाता है, और जिसको हम C2 बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगा? C2 इज़ इक्वल टू C1, जो हम ऊपर E नंबर पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था, माइनस T4। T4 के जो हमने T4 कैलकुलेट किया है उसके अंदर से T4 हमें बताया गया है पॉइंट नंबर F में, द अमाउंट ऑफ आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज। तो ये C2 निकल गया हमारा। I नंबर में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल towards exempt supplies be denoted as D1 and calculated as under। पहले जो इसने इसके अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, D1 तो इन्होंने हमको बोल दिया, बता दिया है, लेकिन E और F क्या है इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये हमको बताते हैं कि E इज़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जितना टोटल आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाईज का, that is known as E is the aggregate value of the exempt supplies during the tax period, and F is the total turnover। मतलब कि टोटल टर्नओवर को हम नीचे रखेंगे और एग्जेम्प्ट सप्लाई को हम ऊपर रखेंगे, और तो E एंड F। तो ये इन्होंने हमें जो बताया है कि D1 इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर इनटू C2, जो कॉमन क्रेडिट हमने निकाला है पॉइंट नंबर H के अंदर। तो हम इस तरीके से वो निकाल पाएंगे द अमाउंट ऑफ आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवार्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो कॉमन क्रेडिट है उस क्रेडिट के अंदर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई हमारी हमने इफ़ेक्टेड की है उससे कनेक्टेड जो आईटीसी है उसको निकालने का जो तरीका है उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये तरीका इन्होंने, क्योंकि वो हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने आईटीसी की जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की है उसके ऊपर हमें आईटीसी को एक्सक्लूड करना होता है। उसका फार्मूला इन्होंने ऐसे दिया है कि D1 को तो इन्होंने D1 इज़ कैलकुलेटेड, उसके आईटीसी को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने D1 नाम रखा है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाई द कॉमन क्रेडिट यानी C2। तो हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ के ऊपर आईटीसी निकल कर के बाहर आ जाता है। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब आप आ जाइए पेज नंबर 152 के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम ICAI CMA का पेपर नंबर 7B कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर रूल 42 कर रहे हैं। तो अब पेज नंबर 152 पर पॉइंट नंबर J, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज़। जो नॉन बिजनेस पर्पज़ का कोई आईटीसी है, किसी एक इनवॉइस के अंदर मर्ज है, हमने कोई ऐसा इनपुट लिया है या इनपुट सर्विस लिया है, तो हमको उसे भी एक्सक्लूड करना होगा।
इफ़ कॉमन इनपुट एंड कॉमन सर्विस आर यूज्ड, हमने जो ये कैलकुलेट किया था अभी कॉमन सर्विसेज C2 जो कैलकुलेट किया था, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कॉमन क्रेडिट हमारा निकल कर आ गया। अब उस कॉमन क्रेडिट के अंदर से द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ़ कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विस आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। हमने उसको इस्तेमाल किया है पार्टली फॉर बिजनेस, मतलब कुछ ऐसी सप्लाई की हैं जो पार्टली हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस से कनेक्टेड हैं। बी डिनोटेड एज D2 एंड शैल बी इक्वल टू 5% ऑफ C2। C2 हमारा आ गया कॉमन क्रेडिट, उसका 5% हम इस तरीके से फॉर बिजनेस एंड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस का मानते हुए 5% D2 की वैल्यू लेकर के उसको एक्सक्लूड कर देंगे। द रिमाइंडर ऑफ द कॉमन क्रेडिट शैल बी एलिजिबल फॉर ITC एट्रीब्यूटेड टू द पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज। मतलब कि बाकी की जो हमारी सप्लाईज हैं उसके ऊपर जो हमने GST के टैरिफ से लेकर के जो टैक्स कैलकुलेट किया है उसकी पेमेंट की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हम इस तरीके का जो बचा हुआ द रिमाइंडर ऑफ कॉमन ITC हमारे पास होगा उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसको रिमाइंडर को इन्होंने नाम दिया है C3 का। अब ये C3 क्या होता है? C3 इज इक्वल टू C2 है इक्वल टू कॉमन क्रेडिट। उस कॉमन क्रेडिट के अंदर से हमने D1 घटाया। D1 जो हमने निकाला था एग्जम्प्ट सप्लाईज के ऊपर जो था, और D2 फॉर बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस जो 5% ऑफ C2 है दैट इज C3। अब इसका पॉइंट नंबर I कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ C3 D1 एंड D2 shall be computed separately for ITC of central tax, state tax, union territory and integrated tax। स्टूडेंट्स इसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इसको आप कर लें, समझ लें, घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं बहुत बड़ी कंपनीज में और बहुत ही टेक्निकल जहाँ इस तरीके का इशू आता होगा तब ये डील करना पड़ता होगा। और मुझे लगता है कि अगर GST के अंदर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के रजिस्ट्रेशंस हैं डीलर्स के, तो बहुत ही कम डीलर्स को इसके साथ कंप्यूटेशन में आना होगा। आपको एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट से इसको समझना है तो समझ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, ये इन्होंने आगे फर्दर बताया है कि हमारे पास 3 तरीके के ITC होते हैं, IGST, CGST और SGST। तो उन सब के लिए ये सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। और नेक्स्ट बोलते हैं द अमाउंट इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ D1 एंड D2 shall be reversed by the registered person in form GSTR 3B or through form GST DRC 03। DRC 03 एक टैक्स पेमेंट करने का डॉक्यूमेंट होता है। उससे लाख दर्जे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि इसको आपको अपनी GSTR 3B जो एक समरी रिटर्न होती है, टैक्स पेमेंट करने का जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर से आपको माइनस कर देना है जो ऊपर आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी आती है माइनस ITC। और जो ITC आप क्लेम कर रहे होंगे उस ITC के अंदर से आपने ये सब चीज़ें माइनस कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। तो उसके बाद आपका नेट ITC निकल कर आता है। तो ये इस तरीके से हमने रूल 42 कर लिया। इसके नीचे इन्होंने बहुत अच्छा डायग्राम बना करके दिया हुआ है। अभी मैं उस डायग्राम को कर लेते हैं 2 मिनट। ये कहते हैं ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, जो इन्होंने हमें पीछे पॉइंट दिए हैं ना, T1, T2, T3, T4, D1, C1, C2, तो उन सबको इन्होंने यहाँ एक टेबल में बता करके दिया है। ये क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इंटेंटेड टू बी यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। भाई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वेरी सिंपल कि ITC आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, तो वहाँ भी हमने अभी पीछे बढ़ कर के आए हैं। यदि हम कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज
एग्जम्प्ट सप्लाईज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। फिर 17(5) ब्लॉक क्रेडिट होता है तो वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं अलाउ होगा, तो आईटीसी नॉट अवेलेबल। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली यूज्ड। अच्छा स्टूडेंट आप ये करना कि पहले जो है ये वाली टेबल को ठीक से कर लेना, फिर बाद में T1 T2 इस टर्मिनोलॉजी को करने की कोशिश करना। ये खाली देखने में ही थोड़ा सा लगता है बट इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो ये बोलते हैं भाई जब टैक्सेबल सप्लाई फुल्ली हो रही है तो फुल क्रेडिट भी मिलेगा, और एक्सक्लूसिवली यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई हम मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुके हैं, जिसके ऊपर टैरिफ के अकॉर्डिंगली जीरो रेट है तो फुल क्रेडिट इज़ अवेलेबल, उसका भी मिलेगा। कॉमन यूज़ दैट इज़ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन बिजनेस सप्लाई, तो उस केस के अंदर आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेटली आईटीसी मिलने वाला है। फिर इसी को भी इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू exempt supply ITC will not be available, and for non business supply 5% कॉमन ITC हमें रिवर्स करना होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 39 है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो जितना हमने करा है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) इंक्लूडिंग रूल 42, इतना हमने कर लिया। इतना मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली तो सफिशिएंट है। बाकी हम रूल 43 कल करेंगे। मेरी आपसे सजेशन है कि रूल 43 को एक बार घर पर स्टडी करके आना और बुक के अंदर देख करके आना, ताकि उसको करने में और समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। इसका हेडिंग मैं एक बार बोल देता हूँ, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन सर्टेन केसेस। देखिए हमारे पास टोटल आईटीसी अवेलेबल होता है, उस आईटीसी को किस प्रकार से कितना आईटीसी हमें कंज्यूम करना है या यूटिलाइज़ करना है, कितना आईटीसी हमको रिवर्स करना है, माइनस करना है, ड्रॉप आउट करना है, एक्सक्लूड करना है। उसके बाद जितना आईटीसी हमारे बिज़नेस से कनेक्टेड है होगा, खाली उतना ही आईटीसी हम यूटिलाइज़ करेंगे, बैलेंस आईटीसी को हम एक्सक्लूड कर देंगे और अपनी आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी में से उसको माइनस करके उसके ऊपर टैक्स जमा कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी के लिए फिर हम कल मिलते हैं। कल मैं दोबारा से आपको टाइम दे दूंगा, बता दूंगा, और होपफुली ये 6:30 का ही टाइम रहेगा, ठीक है। अपना माइक खोल ले, कुछ कहना चाहते हैं मतलब। ओके सर। ओके, तो इसका एक बार स्टडी करके आना कल को। तो ऐसा टफ नहीं है, इन्होंने डायग्राम अच्छे से बना करके दिए हुए हैं हम लोगों को। तो कल देखते हैं फिर बाकी, ठीक है। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय।